आज की हमारी क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़ा था। डायमेंशंस के तीनों यूज भी किए। पहला यूज जो हमने किया डायमेंशंस का वो था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप। जो दूसरा यूज हम लोगों ने पढ़ा था वो था डिराइविंग अ फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और जो तीसरा यूज हमने पढ़ा था वो था इंटर कन्वर्जन ऑफ यूजिंग यूनिट्स बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये तीनों यूज हमने कर लिए थे। अब आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है ये कहां कहां पर फेल होता है या इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप नोटिस करें, पहला गिवन है ये जो मेथड है ये डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। वो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के हम लोगों ने यूज किया उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता हमको। हम नहीं पता लगा सकते वो के क्या है या उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक या लिमिटेशन आ जाता है कि ये वो जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनलेस हर बार फॉर्मूला डिराइव करने में, उस के बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली नथिंग, हम पता नहीं लगा सकते उसके बारे में। गॉट इट? दूसरा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए मेरे पास 3 से ज्यादा क्वांटिटी है, याद है आपको वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें आप अटक गए थे, गॉट इट ना? उसमें 4 क्वांटिटीज मेंशन थी। तो इसी तरह से अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो आपकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है जितने वेरिएबल, क्योंकि अगर आप चौथी क्वांटिटी लोगे तो उसकी पावर भी लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो 3 आती हैं, तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो फेल हो जाता है। ठीक है। तीसरा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिखा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भैया ये इक्वेशन को हम सब लोग पहचानते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और हम सभी लोग इसके विषय में जानते हैं, हम सब लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो ये हमारी जानी पहचानी सी इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं। कौन कौन सी दो टर्म है भैया? एक तो है यूटी और दूसरी है हाफ ए टी स्क्वायर। इसको तुम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन से। क्यों? क्योंकि जब भी तुम डिराइव करोगे तुम्हारे पास ये इक्वेशन कभी नहीं बन के आएगी, क्योंकि इसमें बीच में प्लस लगा है। ऐसे तुम ये वाली इक्वेशन नहीं डिराइव कर सकते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि यहां पर क्या लगा है बीच में? माइनस। इट कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो इसकी एक ड्रॉबैक ये हो जाती है। चौथा है इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस होती हैं, और जब हम डायमेंशन कंसिडर करेंगे तो हम उसे नहीं निकाल सकते। जैसे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, आपके पास जो एच का एसेंट फॉर्मूला था वो होता था 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। इसमें आप जब भी फॉर्मूला निकालोगे टी आर रो जी आ जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला में नहीं आएगा। आप कितनी कोशिश करके देख लेना, यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव दिस। तो ये cos थीटा आपका नहीं आएगा। रीजन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं, और जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक में शामिल हो जाता है कि ये किसी भी डायमेंशनलेस वेरिएबल वाली वैल्यूज को डिराइव नहीं कर सकता। गॉट इट? फिर आता है द मेथड बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व। जैसे अगर आप न्यूटन का फॉर्मूला देखो ग्रेविटी का, तो वो फोर्स होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम इसको डिराइव करके दिखा दो मुझे, तुम इसको डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट इसमें यूज होगा, इसमें और कोई कांस्टेंट आप यूज नहीं करोगे, इसमें जी यूज करोगे। तो यहां पर आपको जी को एज अ वैल्यू दिखाना पड़ेगा, ना कि एज अ कांस्टेंट। तो जब डायमेंशनल कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हम, अगर मैं कहूं ना कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मासेस, फोर्स डिपेंड ऑन आर, तो तुम इसे डिराइव नहीं कर सकते। जी जब तक नहीं आएगा ये फॉर्मूला डिराइव ही नहीं होगा। और जी यहाँ पर डायमेंशनल है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l³ t-2 होता है। तो ऐसी इक्वेशंस को आप यूज नहीं कर सकते। एक और इसका ड्रॉबैक है, वो मैं बताता हूं। अगर आप इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, इसको डायमेंशनली चेक करो कि क्या ये सही है या नहीं, तो देखो इसकी जो LHS है वो है s। s होता है डिस्टेंस, दैट इज l।
इसका जो RHS है वो है UT प्लस AT स्क्वायर। UT होता है LT माइनस 1 इंटू टी प्लस LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया L प्लस L। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या आ रही है? सही। लेकिन क्या इससे सही आंसर आएगा अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाऊं न्यूमेरिकल्स में? द आंसर इज नो, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन होती है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो मेथड है इसमें भले ही वो इक्वेशन डायमेंशनली सही हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली भी सही होगी। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस थी हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस की, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट टॉपिक इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, इसे हम लोग समझते हैं कि ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ठीक है, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? कोई बड़ी सी या कोई बड़ा खतरनाक सी चीज नहीं है। ये बेसिकली किसी भी नंबर को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एक तरीके से मोटा मोटा अगर हम बताएं तो उसे 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। जैसे आप राउंडिंग ऑफ पढ़ के आए क्लास 6 की मैथ्स में, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको एवरेज वैल्यू, राउंडेड ऑफ वैल्यू बतानी होती है। तो यहां पर खासियत है कि हम उसको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ, तो लगभग लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास का साइज होता है सारे एटम्स का। कोई सा भी एलिमेंट का एटम ले लो, उसमें शुरू में नंबर कुछ और होगा, लेकिन जो लास्ट का नंबर होगा वो 10 की पावर माइनस 10 होगा। तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ऐसे अगर न्यूक्लियस के लिए कहा जाए तो लगभग 1 फर्मी यानी 10 की पावर माइनस 15 मीटर होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। 10 की वो पावर जो उसके मैग्नीट्यूड के सबसे क्लोजेस्ट हो। इसको जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी नंबर आपको गिवन हो। मान लो मुझे नंबर गिवन है ये 7900, तो मैं इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। अब ये साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल करके आप सारे इवन जो वैल्यूज आपको मिलेंगी न्यूमेरिकल्स में वो मोस्टली ऐसे ही मिलेंगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो ये बन जाएगा 7.9 और कितनी प्लेसेस मैंने मूव किया? 10 की पावर 3। अगर मैं लेफ्ट में मूव करता हूं डेसिमल, भाई डेसिमल यहां था इनिशियली, अगर मैं उसको यहां से मूव करके ऐसे और ऐसे ले गया तो पॉजिटिव पावर होती है, और अगर मैं डेसिमल को राइट में मूव करता हूं तो नेगेटिव पावर होती है। ये बात याद रखनी। क्या? अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में मूव करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव पावर आती है, और अगर आप डेसिमल को राइट में मूव करते हैं तो आपके पास नेगेटिव पावर आती है। ठीक है, तो अगर मैं एक और नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन सीखते हैं। मान लो आपको गिवन है 0.0098, तो मुझे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो मुझे डेसिमल 1, 2 और 3 प्लेस शिफ्ट करना है। तो मैं लिखूंगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये तो हुआ इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। सबसे पहली चीज, पहला स्टेप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये ही है। क्या? आपको जो भी नंबर गिवन हो, अगर वो ऐसे गिवन है बहुत बढ़िया बात है, नहीं गिवन ऐसे तो आपको उसे ऐसे लिखना है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको इसको सबसे पहले लिखना है इन द साइंटिफिक नोटेशन, जो भी नंबर गिवन हो। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को एनी क्वांटिटी क्यू कैन बी रिटन एज एन इंटू 10 की पावर स्मॉल एन, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर एन जो है, एन की खासियत क्या है देखो ध्यान से, क्योंकि यहां फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल है, तो ये जो एन है इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10।
ये जो n होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 10 होगा। ऑटोमेटिकली देख लेना तुम, जो भी नंबर गिवन होगा अगर तुम पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा कुछ और डिजिट है तो ऑब्वियसली बात है 1 से बड़े हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्योंकि पहली डेसिमल के बाद है, 2 डिजिट नहीं होंगी, सिंगल डिजिट होगी, तो वो ऑब्वियसली बात है 10 से छोटा हो जाएगा। तो ये जो n होता है इसकी खासियत क्या है, ये 1 और 10 के बीच का कोई नंबर हो सकता है। और ये जो n है, स्मॉल n यहां पर गिवन है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे इन दो केस में देखो, यहां पर देखो स्मॉल n की वैल्यू ये है, यहां पर स्मॉल n की वैल्यू ये है, तो ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है। ये देखो 7.9 ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, 9.8 ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। गॉट इट? ये तो तरीका हुआ इसको लिखने का। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाया कैसे जाता है उसके लिए कुछ रूल है जो हमें समझना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, अब साइंटिफिक नोटेशन से हम आगे इसको कैसे बनाएंगे। हाउ डू वी मेक इट पॉसिबल? ठीक है, ये 1 हो सकता है डिपेंडिंग कि अगर आपको नंबर 1000 गिवन है तो आप 1 इंटू 10 की पावर 3, तो बेसिकली वो 10 की पावर 3 बन जाएगा, 1 को तो फिर आप लिखोगे नहीं ना। बट इट, अब इसका जो रूल है इसको कि कब आपको क्या लिखना होता है वो अब हमने समझना है। तो मैं आपके पास 2 एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, कोई से भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा लेते हैं मास ऑफ सन। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा जैसे आपको। ठीक है, मास ऑफ सन देखते हैं। तो जो मास ऑफ सन है वो है 1.97 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये मुझे 2 क्वेश्चंस गिवन हैं और आपसे पूछा गया है बताओ भैया इन दोनों केसेस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकाल करके देना है। ये आपका सवाल है, यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन द 2 केसेस। तो अब इसके जो रूल हैं, ठीक है, अब हमने बात करनी है किसकी, क्या कॉन्सेप्ट था, एनी क्वांटिटी क्यू कैन बी रिटन एज n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। ये याद रखना है, वेयर n इज अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, तो अब इसमें जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि अगर ये जो कैपिटल n है, अगर ये जो कैपिटल n है ये लेस देन अंडर रूट 10 होगा। अंडर रूट 10 लगभग 3.2 आती है, तो दैट इज 3.2। ठीक है, इससे कम होगा तो आपके पास ये जो पावर बची है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 की पावर n हो जाएगा। यानी जो भी यहां डिजिट लगी थी एज सच की एज सच ही रहेगी, कोई चेंज नहीं करेंगे। कब? अगर आपका नंबर ये जो n है ये किससे कम होगा, अंडर रूट ऑफ 10 दैट इज लेस देन 3.2। 3.2 से कम होगा तो आप इस पावर को एज सच का एज सच लिख देंगे और ये आपका आंसर होगा, 10 की पावर n विल बी योर आंसर। गॉट इट? दूसरा, अगर ये जो n है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 का मतलब फिर से 3.2, अगर 3.2 या उससे बड़ा है तब आपका जो आंसर होगा इस n में आप एक ऐड कर दोगे, यानी 10 की पावर n प्लस 1 आप लिख दोगे, तब वो आपका आंसर होगा। गॉट इट? ये याद रखना है। रूल क्या है, अगर हमारा नंबर 3.2 से छोटा है, ये जो n हम लिखते थे कैपिटल N, तो जो भी पावर लिखी हुई है इनटू साइंटिफिक नोटेशन में वो ही मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। और अगर ये रूट 10 के बराबर या उससे बड़ा है, यानी 3.2 के इक्वल या 3.2 से ज्यादा है, तो n जो भी लिखा था उसमें आप 1 ऐड कर देना। अब भले ये माइनस हो या प्लस हो, डिपेंड करता है, बस आपको उसमें +1 करना है, वो आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सीखा अब हम अप्लाई करके देखते हैं ऑन दीज 2 क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सॉल्यूशंस देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें गिवन है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। सबसे पहले इसमें n क्या है, व्हाट इज n हियर। अगर आप नोटिस करो, ये है हमारे पास कैपिटल N और ये है हमारे पास स्मॉल n। इतना तो पता है हम लोगों को भाई, ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n। गॉट इट। तो अब n को चेक करते हैं ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये जो n है, ये जो 9.1 है, ये ग्रेटर देन अंडर रूट 10 है। दिख रहा है हमको, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट 10 है। तो जब ये ग्रेटर देन अंडर रूट 10 होगा तो बी वाली कंडीशन लग गई। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, तो मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 10 की पावर -31 +1। क्योंकि n +1 कर देते, n कितना था -31, उसमें +1 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -30 किलोग्राम इज योर आंसर। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कितना आ गया, 10 की पावर -30 किलोग्राम इज योर आंसर। ये हमने निकाल लिया फर्स्ट वाला केस। ठीक, अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमको गिवन है मास ऑफ सन, जो कि गिवन है 1.97 इंटू 10 रेज टू पावर 30 किलोग्राम। अब हमको चेक करना है भैया इसमें n क्या है। तो ये जो नंबर हमको दिख रहा है ये है कैपिटल N और ये जो पावर हमको दिख रही है ये है स्मॉल n। हम किससे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कैपिटल N से। तो जो कैपिटल N है वो है 1.97 और ये लेस देन अंडर रूट 10 है, 3.2 से छोटा है 1.97। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा 10 की पावर n, वही आंसर होता है, दैट इज 10 की पावर 30 किलोग्राम। एज सच का एज सच रहेगा, उसमें चेंज नहीं करते। गॉट इट, सबको समझ में आ गया। ओके, तो ये हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आया, तो उसके लिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए, हरी आप, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से इनको। कर लिया सॉल्व। ओके चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 8। पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकता हूं। 10 की पावर 0 इज 1 ओनली, तो 8 इंटू 1 इज 8। ठीक है, अब चेक करो n, ये जो 8 है ये ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 10 है, 3.2 से तो बड़ा है। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड will be 10 की पावर 0 plus 1, that is 10 raised to power 1 is my answer. Correct? इसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन 49। इसको मैं लिख सकता हूं 4.9 इंटू 10 की पावर 1, लिखा जा सकता है ऐसे। अब देखो 4.9 ग्रेटर देन अंडर रूट 10 है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 10 की पावर 1 प्लस 1, दैट इज 10 की पावर 2। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये 2 हो जाएगा, मिस टाइप हुआ हुआ है ये। ठीक है, तो 10 की पावर 2 शुड हैव बीन योर आंसर।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 999। इसको मैं लिखूंगा 9.99 इंटू 10⁻²। ये लिखूंगा। अब देखो, अब जो आपके पास 9.99 है ये ग्रेटर देन √10 है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10⁻² + 1, दैट इज 10⁻³ शुड हैव बीन योर आंसर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 753,000। इसको मैं लिख सकता हूं 7.53 इंटू 10⁻5 लिखा जा सकता है। अब चेक करो, ये जो 7.53 है ये ग्रेटर देन √10 है, तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 10⁵ + 1, 10⁻6। करेक्ट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है 0.05। इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 10⁻⁻²। करेक्ट। तो अब ये जो 5 है ये ग्रेटर देन √10 है, तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 10⁻² + 1, दैट इज 10⁻⁻1। ये दोनों उल्टे प्रिंट हुए हैं इसमें। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका होता है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो हमने अब सीखा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक, तो अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे। फर्स्ट थिंग विल डू इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब लेंथ क्या होती है भैया? लेंथ क्या है? किसी भी चीज की लेंथ क्या है? मान लो मैं कहूं इस बोर्ड की लेंथ क्या है, तो आप कहोगे इस बोर्ड के इस कोने से लेकर के इस कोने तक की जो गैप है उसी को हम कहेंगे इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है। ठीक है, आपकी हाइट, आपके टो और आपके हेड के टॉप के बीच का जो गैप है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसी को हम कहते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ। और वो दो पॉइंट्स हम अपनी रैंडम के हिसाब से चूज करते हैं, भाई हमें किस चीज को नापना है, तो उसी को हम कहते हैं लेंथ। तो हम लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, अब लेंथ को दो तरह से मेजर किया जा सकता है। एक तो सीधा सीधा तरीका होता है जहां पर आप कोई मेजरिंग डिवाइस लेते हो और लगा करके और नाप लेते हो। अब मैं आपसे कहूं नापो जरा यहां से धरती से लेकर के सूरज तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप में से कौन सा है जो टेप लेकर के जाएगा यहां से सूरज तक? कोई सा भी नहीं कर सकता ऐसा काम, पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि सूरज तक पहुंचने से पहले हम भाप बन जाएंगे। बहुत हाई टेम्परेचर है, और इतना बड़ा टेप कहां से लाओगे? पहली बात, यहां से वहां तक नापने के लिए पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें। यहां से किसी दूर गैलेक्सी तक का डिस्टेंस नाप करके बताओ कैसे नापोगे? कौन सा टेप लेकर के आओगे इतना बड़ा? तुमने तो कोई टेप ही नहीं बना सकते। तो ये चीजें, ऐसे कुछ डिस्टेंसेस होने हैं जिनको हम प्रैक्टिकली सीधी सीधी तरीके से नहीं नाप सकते, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली नाप सकते हैं, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मेथड केवल जो है, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल वहां होते हैं जहां चीजें हमारे एक्सेस के अंदर होती हैं और जो फिजिबल होता है प्रैक्टिकली उसको इस तरीके से नापना। अब जैसे आपसे कहा जाए बुर्ज खलीफा की हाइट नापो, तो बुर्ज खलीफा की हाइट ऊपर से टेप थोड़ी लटकाओगे, इतना बड़ा टेप, और बीच में कर्व्स हैं उसमें, तो आप नहीं नाप सकते सीधी ऊंचाई कितनी है। तो ऐसी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली जब आप किसी चीज को नापते हो, फिजिकली उसको नापने के तरीके से, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो उसका लीस्ट काउंट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अब ये लीस्ट काउंट क्या है? व्हाट इज एक्चुअली लीस्ट काउंट?
क्या होता है ये लीस्ट काउंट, ये समझते हैं। देखो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो सबसे छोटा डिस्टेंस या सबसे छोटी क्वांटिटी की वैल्यू जो वो नाप सकता हो, उसी को कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? जो मिनिमम डिस्टेंस, अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी दूरी नाप सकता है एक्यूरेटली, वो उसका लीस्ट काउंट हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक मीटर स्केल की बात करते हैं क्योंकि हमने मीटर स्केल को सबसे पहले सीखना है, मीटर स्केल क्या होता है और किस तरह से काम करता है। गॉट इट? तो हम लोग बात करते हैं मीटर स्केल की। तो अगर आपने मीटर स्केल देखा है, देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, मीटर स्केल कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, यहां पर लिखा होता है 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 और ऐसे यहाँ लिखा होता है 1, फिर 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे लिखा होता है 2। ऐसे ही होता है ना? एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता है। ये आपका मीटर स्केल, मैंने एक सैंपल सा बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब इस मीटर स्केल में अगर मान लो मैं एक लंबाई रखता हूं, यहां पर एक डिस्टेंस को नापता हूं, मैं इसके साथ एक लेंथ को नापता हूं, तो आप कहोगे इसकी लेंथ कितनी है? स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से। खत्म कहां हुआ? 2.1 पर। तो आप कहोगे द लेंथ ऑफ दिस इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता तो आप इसको एक्यूरेटली नहीं नाप सकते थे। अगर ये 2.1 और 2.2 के बीच में होती तो आप एक्यूरेटली नहीं नाप सकते, फिर आप गैस करते 2.15 2.17 ऐसे कुछ भी जुगाड़ लगाते, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ आपका गैस होता। आप सही से कहां तक नाप सकते थे? या तो 2.1 तक या 2.2 तक, लेकिन उसके बीच में आप नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि वो जो बीच का हिस्सा है वो हमारा लीस्ट काउंट नहीं है। ये जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर के केवल 10 हिस्से तक ही सही नाप सकता है, उससे आगे नहीं नाप सकता। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। यानी इसका जो लीस्ट काउंट मेरे लिए बना वो बन गया 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर। क्योंकि दो सेपरेशन यहां पर जो बने, बेसिकली लीस्ट काउंट क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जैसे सीधा सीधा स्केल है, तो इसमें जो दो लाइंस खिंची हैं उनके बीच का जो गैप है वो ही आपका लीस्ट काउंट है, क्योंकि उसके बीच में आप कुछ सही से नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो ये जो स्केल हमने किया इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आया, जो मीटर स्केल आपको गिवन होगा उसका लीस्ट काउंट कितना आप मानेंगे? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। अब जब आपके स्कूल्स खुलेंगे आफ्टर द लॉकडाउन, जुलाई के आसपास शायद, जो उम्मीद है, तो हम लोग ये पाएंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक्टिविटी है आपको, जो आपको अपनी प्रैक्टिकल की एक्टिविटी फाइल में करनी होगी। तो वो एक्टिविटी में आपको यही समझाऊंगा, क्योंकि अब जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ये सारे प्रैक्टिकल वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसका जो लीस्ट काउंट है उसको हम किस तरह से, एक्टिविटी कौन सी आएगी इसमें। जो एक्टिविटी आपको आएगी वो आएगी मेक स्केल्स, पेपर स्केल्स बेसिकली, ऑफ डिफरेंट लीस्ट काउंट्स। हमें अलग अलग लीस्ट काउंट के स्केल बनाने सीखने हैं कि हम कैसे स्केल बना सकते हैं अलग अलग लीस्ट काउंट वाले। ठीक है, तो आपको ये काम करना है और मैं एक्चुअली में आपसे इसकी फोटोग्राफ मांगूंगा जो आप ये काम करेंगे। अब देखो लीस्ट काउंट अलग अलग कैसे बनाए जाएंगे। ये मेरे पास एक मीटर स्केल है, मैं एग्जांपल लेता हूं हमें बनाना है 0.2 mm लीस्ट काउंट का एक स्केल। जो मेरा लीस्ट काउंट है वो 0.2 सेंटीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर लीस्ट काउंट का मुझे स्केल बनाना है। ये मेरी एक्टिविटी है। अब मैं इसको किस तरह से बनाऊंगा वो देखते हैं। तो मैं जो भाई, लीस्ट काउंट क्या होता है एक स्केल के लिए? दो लाइंस के बीच का वो गैप जिनको वो नाप सकता है। ठीक है, यानी दो लाइंस के बीच का, दो सक्सेसिव लाइंस के बीच का गैप, यहां पर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, तो दो सक्सेसिव लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना था? 1 मिलीमीटर। अब मुझे क्या कहा गया कि मेरा लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए? 2 मिलीमीटर। यानी दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाना चाहिए? 2 मिलीमीटर।
तो अब मेरे लिए जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा। तो अब मैं देखो इसी के साथ अपना रेफरेंस स्केल बना लेता हूं यहां पर, ताकि हम लोग इसको समझ पाए साथ साथ ही कि मैंने कहां कहां पर पॉइंट्स लगाए इसमें। ठीक है जी। तो जो पहला पॉइंट मेरा लगेगा वो पहला पॉइंट तो यहीं लगेगा 0 पर ही। अब मेरी जो दो सक्सेसिव लाइंस है उनके बीच में 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि 2 मिलीमीटर होना चाहिए। तो जो मेरा अगला गैप है वो यहां आएगा 2 मिलीमीटर पर। फिर उसके बाद फिर से 2 मिलीमीटर होना चाहिए, तो 3 और 4 पर आएगा। फिर से 2 मिलीमीटर, फिर 6 पर आएगा, फिर से 2 मिलीमीटर 8 पर आएगा और फिर आ जाएगा यहां पर 1। इसका मतलब जो मेरे पास अब नंबर ऑफ डिविजन्स बने वो कितने आए? 5। पहले कितने थे देखो, नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स होता है ये गैप, जो 0 और 1 के बीच में आप कितने डिविजन्स बनाओगे, इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। जो नंबर ऑफ डिविजन्स होता है उसको निकाला जा सकता है डिस्टेंस अपॉन लीस्ट काउंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। जैसे अगर मुझे ये वाला पहला वाला लीस्ट काउंट के हिसाब से चलना है तो देखो यहां पर कितने डिविजन्स होंगे मैं खुद ही कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो यहां पर जो डिविजन्स का नंबर है वो आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर। 0 से 1 के बीच का गैप कितना है? 10 मिलीमीटर। और मेरा लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आए? 10। यानी 0 से 1 के बीच में मुझे कितने डिविजन्स रखने हैं? 10 डिविजन्स रखने हैं। गॉट इट? मैं यहां पर 20 भी रख सकता हूं, 20 मिलीमीटर, तो मेरे पास आंसर 20 आ जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में ये मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं कि अपने लीस्ट काउंट के हिसाब से, ताकि मेरे पास नंबर होल नंबर आए, फ्रैक्शन ना आए। क्योंकि फ्रैक्शन को बना पाना पॉसिबल नहीं। मान लो मैं कहूं आपको 3.3 डिविजन, कैसे बना लोगे 3.3 डिविजन? ठीक है, तो ये ऊपर का जो गैप है ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, सो दैट हमारा जो नंबर ऑफ डिविजन का आंसर है वो कैसा आए? वो एक होल नंबर आए रादर देन अ फ्रैक्शन। ठीक है, अभी बताऊंगा एग्जांपल से। अब जैसे यहां पर देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में मुझे नंबर ऑफ डिविजन निकालने हैं। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है 0 से 1 के बीच में? 10 मिलीमीटर। और मेरा लीस्ट काउंट कितना रखा गया है? 2 मिलीमीटर। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिविजन कितने आए? 5। अब चेक करो जरा कितने आए। 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये हमारे पास तरीका होता है कोई भी एक गिवन लीस्ट काउंट का स्केल बनाने का। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और आप समझ लो। मान लीजिए मुझे जीरो लीस्ट काउंट बनाना है 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 मिलीमीटर। अब देखो ये ऑड वैल्यू है, 3 इज एन ऑड नंबर, तो दिक्कत आ जाएगी मेरे को ऐसा बनाने में। अगर मैं 10 रखूंगा तो नहीं कर सकता। तो देखो नंबर ऑफ डिविजन कैसे निकालेंगे इसमें। नंबर ऑफ डिविजन निकालने के लिए मैं इसमें ऊपर का डिस्टेंस ऐसा रखूं जो 3 से डिविजिबल हो। जो भी आपको नंबर आए, आपको नंबर ऐसा चूज करो जो उस गिवन नंबर से डिविजिबल हो। इतने टेबल्स तो आते हैं आपको। तो 3 से डिविजिबल मैं 30 रख लेता हूं, 30 मिलीमीटर, और यहां 3 मिलीमीटर। तो मेरे पास 10 डिविजन आ जाएंगे। 0 से 3 के बीच में, 0 से 30 के बीच में मुझे केवल कितने डिवीजन बनाने हैं? 10 डिवीजन बनाने हैं। तो देखो ऐसा स्केल हम कैसे बना सकते हैं। देखो पहला हमने यहां पर लगाया, उसके बाद अब मेरे जो गैप हैं वो 3 mm के होने हैं। तो दूसरा मेरे को फाइनल मेरे को यहां पर एंड करना है, और इसके बीच में मुझे 10 डिविजन्स बनाने हैं, 3-3 mm का एक। तो ये देखो 3 के पास यहां पर मेरा लगेगा, फिर उसके बाद 6 पर लगेगा, फिर उसके बाद यहां पर लगेगा 9 पर, फिर यहां पर, देखो चेक करो कितने डिविजन आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन बना दिए? यहां पर 10 डिविजन बना दिए। इस तरह से हम कोई भी, अब इस स्केल को अगर मैं यूज करूंगा तो जो मैं सबसे छोटी वैल्यू नाप सकता हूं वो 0.3 सेंटीमीटर।
उसके बाद 0.6 सेंटीमीटर, और उनके बीच में कोई वैल्यू मैं एक्यूरेटली नहीं नाप सकता, क्योंकि यहां से यहां के बीच के गैप मैं एक्यूरेटली नहीं, वो तो फिर जुगाड़ है, हम अपने आप मानने लग जाए कुछ भी, तो वो एक्यूरेट नहीं होता, दैट इज इनएक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो कोई भी स्केल, अभी हम स्केल की बात कर रहे हैं, कोई भी स्केल जो सबसे छोटी वैल्यू जितनी एक्यूरेटली नाप सकता होगा, वही वैल्यू उसका क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट। जो स्टैंडर्ड मीटर स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। और इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल में करने में आएगी। गॉट इट? और हम लोग एक्चुअली में ये एक्टिविटी करेंगे, और आप लोगों को आज की शीट में इसका वर्क मिलेगा, जिसमें आपको ये खुद से करके दिखानी है। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर कॉपी, और आप आज मुझे इसके पिक्चर्स भेजेंगे। यू विल सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर वर्क टुडे। ठीक है?